भागलपुर जिले में आज दोपहर हुई बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दो मासूम की जान चली गई। ये हादसा सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनकर गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब दोनों बच्चे आम चुनने के लिए बगीचे में गए थे। वहीं अचानक मौसम बिगड़ा और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। मृत बच्चों की पहचान मोहम्मद बाबर के 10 वर्षीय पुत्र आबर और मोहम्मद मंजूर के 12 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरशद के रूप में हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर दोनों आम के बगीचे में आम चुनने के लिए गए थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बिजली गिर गई। परिजनों के अनुसार जब काफी देर हो गई और दोनों में से कोई वापस नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई। इसके बाद बगीचे में जाकर देखा गया तो दोनों बच्चे जमीन पर गिरे पड़े थे और पास में आम बिखरे हुए थे। नवगछिया पुलिस ने जिले में 3 दिन पहले 19 वर्षीय युवती की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 जून की सुबह पुलिस ने रंगरा थाना क्षेत्र के सधुआ रेलवे ढाल के समीप मकई के खेत से एक 19 वर्षीय युवती का शव बरामद किया था, जिसके बाद नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने रंगरा थाना की एएसआई को कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया था। वहीं आज एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी 19 साल की बेटी 1 बजे करीब घर से बाहर निकली थी कुछ काम के लिए, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उक्त आवेदन पर रंगरा थाना में एफआईआर दर्ज करी गई, कांड संख्या 106/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें हम लोग को इसके बाद करीब 3 जून को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई रंगरा थाना को कि सधवा ढाला के पास जो मकई का खेत है वहाँ पे जो ये मिसिंग बच्ची थी इसकी बॉडी मिली है। तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया, एसडीपीओ गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। तो क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था तो इसीलिए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें एसएचओ रंगरा, गोपालपुर टाउन थाना और डीआईयू की टीम थी। सभी लोग लगातार इसमें साक्ष्य संकलन और आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे। टेक्निकली भी हम लोग इसमें काम कर रहे थे और इसी क्रम में 6 जून को जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा, को नवाबगंज कटियार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी। तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इसमें जो एक चीज़ और है, जो बॉडी को भेजा गया था पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई और उसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन ही बताया जा रहा है कि किसी कपड़े से गले को दबाया गया है। और जो इसमें 2 चीज़ें और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसमें अपहृता के साथ कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है एज पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जो दूसरी चीज़ थी कि शायद एसिड से फेस को जलाया गया, इस तरह की जो है, तो वो भी किसी भी तरह का कोई भी ज्वलन पदार्थ या एसिड की बॉडी के ऊपर पुष्टि नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा। उसमें बताया गया क्योंकि बॉडी थी वहाँ पे तो नेचुरल डिकम्पोजिशन जो होता है वो किया गया था। इसमें अभियुक्त से हम लोग अभी पूछताछ जारी रख रहे हैं और किसी की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोग अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। किसी और की संलिप्तता होगी तो उसको भी हम लोग कांड में अनुसंधान में लाया जाएगा। टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है तो उन लोग को पुरस्कार भी दिया जाएगा।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अपने कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ से कभी धमकी भरी वॉइस तो कभी शिक्षक द्वारा छात्रा से गिफ्ट मांगा जाता है। इसी बीच एक नया मामला सामने आया है जो पैसे लेकर फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनाकर देने से जुड़ा है। दरअसल इस मामले में दलालों और कर्मियों की कारगुजारी तब सामने आई जब डीएनएस कॉलेज भूसिया रजौन की एक छात्रा ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को आवेदन और रुपये पैसे लेन देन की लिखित शिकायत की। छात्रा की शिकायत को कुलपति ने गंभीरता से लिया और जांच कमेटी बना दी। कमेटी ने जब पड़ताल की तो मामला सही निकला, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कर्मी को निलंबित कर दिया और 3 कर्मियों का तबादला कर दिया। साथ ही कई के मुख्यालय आने पर रोक लगा दी। वहीं आज दोपहर में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुलपति के तेवर काफी तल्ख दिखे। साथ ही उन्होंने कर्मियों के मोबाइल की गहन जांच की। जांच के दौरान संदेह होने पर 16 कर्मचारियों का मोबाइल जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए सभी मोबाइल की जांच कुलपति ने पुलिस से कराए जाने का निर्देश प्रॉक्टर को दिया। इस दौरान परीक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी का फोन लेकर व्हाट्सएप भी खंगाला गया। वहीं परीक्षा विभाग की खामियां देखकर कुलपति बिफर पड़े और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने पाया कि एक व्यक्ति जिसे दीक्षांत समारोह के काम के लिए रखा गया था, लेकिन वह अब तक बिना किसी आधिकारिक परमिशन के परीक्षा विभाग में रहकर दलाली कर रहा था। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ लोग मोबाइल के जरिए घपलेबाजी करते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कुलपति। अरे तुम दलाल है, ब्रोकर, यू आर ए ब्रोकर। अभी मैं आपको जेल भेजूंगा। तुमको अभी मौका दे रहे हैं तो सारे चीज बताओ मेरे सामने, नहीं तो तुम बच नहीं सकता। अभी एक आदमी नहीं बचेगा। सारे का मोबाइल ये आपने कैसे रख लिया? आप इसको किस हैसियत से काम ले रहे हैं? इसके पूरे मोबाइल में सब जो है, जो भी चीज बता रहा है, ये दलाली का काम करता है। आपने रखा है दलाली करने के लिए इसको? किस हैसियत से रखा? Have you taken permission from the vice chancellor? Have you taken permission from the registrar? किससे? कौन सी राइटर कब तक काम कर रहा है? कौन सी एको राइटर का काम कर रहा है? ये काम कौन से कर रहा है? दीक्षांत समारोह का कंट्रोलर साहब उतना ही जवाब दीजिए। और सर कल भी आया था ना, आप आज का दे रहे हैं ना। एक मिनट, आप आज के बारे में बता रहे हैं मुझे कि मैं गया था चलाई, कल तो इतना चढ़ाती है। ये सब सारी चीजें डिग्री है और ये चढ़ाता है लोग पर। ये सारे लोग देख लो, ये सब फोटो के लिए इससे चढ़ा है कल। और क्या जवाब दिया आप लोग? मैं समझता हूँ रिकॉर्डिंग करने में ये कर रहे हैं कि आज हम चलेगा और याद कल भी था अपने नहीं काम कैसे करना है? ये भी बड़ा अच्छा इनका पॉइंट नोट करो। ऑटोमेटिक कर कैसे रहा? आप कंट्रोलर है, कौन देखेगा? मैं देखता हूँ यहाँ पर ये डेली कम कर रहा है। इतना लोगों का सब पकड़ा गया। जितना नाम बता रहा है, जो व्हाट्सएप में दिया हुआ, ये सारा नाम कुछ और सब का बोलता है रिलेटिव है। ये कन्या उत्थान से लेकर के डिग्री बांटने तक का काम कर रहा है। और एक भी काम असुली की करने का। जैसे ही आपका काम था या वो डिग्री लिखा गया 48वां, तो सीधे किक आउट आप रखे या फिर आप देख रहे हैं ना कि काम कर रहा है। हमने रखो कहाँ करते हैं काम? आप ये देख रहे हैं कि बाहरी आदमी रिकॉर्ड में घुसा हुआ था वहां, उसका छापा ये लोग फोटो लिए रिकॉर्ड में काम। ये कैसे 25 अप्रैल के बाद अभी तक कंटिन्यू कर रहा है? इसको अभी तुरंत एक एक्सप्लेनेशन लिखिए 2 घंटे के। कहा तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर के पहले कहा अपॉइंटमेंट। कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा है कि जैसे ही मुझे पता चला, कल ही एक आदमी को सस्पेंड कर दिया गया है, 3 कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया है, 2 कर्मियों को एंट्री बैन हो गई है हेडक्वार्टर में। और जैसे ही कल मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि अब दूसरी, ये तो अंक पत्र के थे, पैसे के लेन देन, जो कि कमेटी ने उस पर रिपोर्ट जो है वो दे दिया और रिपोर्ट के आधार पर जो है उसको ये किया गया
उसको पर मैंने कार्रवाई की। आज जो है एडमिट कार्ड सेक्शन और सारे सेक्शन का मैंने देखा तो मैं समझता हूँ आपके सामने मोबाइल है, कितनी संख्या है मोबाइल की? मोस्ट ऑफ द मोबाइल मैंने 10 से ज़्यादा हैं। सभी मोबाइल में कुछ न कुछ एडमिट कार्ड, कुछ अंक पत्र, कुछ ये है। तो पहले भी जिस व्यक्ति को पकड़ा, सस्पेंड किया, उसकी मोबाइल सीज्ड है और वो ऑलरेडी प्रॉक्टर हैं हमारे, है ना। तो उनको मैं दे रहा हूँ प्रॉक्टर को, और उनको मैंने कहा कि आप इसको पुलिस से जांच कराइए, FIR कीजिए। क्या लग रहा है सर, फ़ोन के जरिए घपलाबाजी चल रहा है क्या? फ़ोन ही के चलते तो सब कुछ होता है ना, फ़ोन ही के चलते पहले शुरू वहीं से की जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है, मैं यह भी बता दूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये गलतफहमी है मीडिया वाले को या कुछ लोग ये छाप लें, विश्वविद्यालय के कंप्यूटर से कुछ नहीं। ये जो भी है इसमें कुछ लोग हैं जो उस सेक्शन में काम करते हैं और इनोसेंट बच्चों का लाभ उठाते हैं और वो काम बाहर कहीं से कराते हैं। अब इसमें अंदर वाले तो फंस जाएंगे, जब उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी वो बाहर वाले को पता चलेगी। तो कहीं न कहीं अंदर और बाहर का ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ साठ-गांठ, जिसके चलते ये सब जो है मैंने हो रहा है। लेकिन खैर मैं ये बता दूं पूर्णतः ईमानदारी के साथ कि जो भी होगा सख्त कार्रवाई होगी। कई लोग सस्पेंड हो सकते हैं, कई लोग टर्मिनेट हो सकते हैं, उनकी सेवा मैं समाप्त कर दूँगा। मैं इंक्वायरी कमेटी बैठाया हूँ, कल मैंने किया, आज एडमिट कार्ड का भी केस भेज रहे हैं। अगर यह साबित हुआ तो कल जो सस्पेंड हुआ था हो सकता है 2-3 दिनों में टर्मिनेट हुआ। और आपके सामने जो जितने मोबाइल्स रखे हुए हैं, नहीं जानते कि इसमें क्या है, लेकिन अगर ये जांच में पकड़ा गया तो सभी के सभी या तो सस्पेंड होंगे या टर्मिनेट होंगे। जैसा केस होगा पूरा मोबाइल का मैं छानबीन करा दूँ। जो इसमें संलिप्त है उसके साथ तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो छात्र छात्राएं के साथ जो ऐसा हुआ है तो उनके लिए क्या? देखिए, कई बार मैंने मीडिया में दिया कि छात्रों को सूचित किया जाता है कि किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। छात्र क्या है ना कि जान लीजिए वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनको पेपर वाले तो छापते ही रहते हैं, इसके साथ ये हुआ वो हुआ, उसका वीडियो भी चलाते रहते हैं। लेकिन एक क्या होता है ना, लोग कि किसी तरह से हो जाए उसी में फंसते हैं, और फंसने के बावजूद भी अगर बात मेरे तक आ जाए तो बहुत जल्द ही मैंने कार्रवाई हो जाती है। जैसे इतनी कार्रवाई एक दिन में हो गई। उस बच्ची को मिलने नहीं दिया गया था, जैसे ही मिला तो मुझे बहुत दया आई। उसकी दीन मतलब उसका बेचारी को देख करके मेरा हृदय फट गया। भूखी थी, उसको मैंने अपने रेजिडेंस से खाना खिलाया, सब कुछ भी किया, और उसी के चलते सर वो देवी का रूप समझिए कि धर करके मेरे पास, और उसी के चलते सबका कल्याण होगा। तो जो भी छात्रों के साथ जो गलतियां हुई हैं उसको हम किस तरह से उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। यहाँ के लोग तो दंडित होंगे, बाहर के लोग भी पकड़े जाएंगे। अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी तो बाहर के लोग भी पकड़े जाएंगे, है ना। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो आपने पूछा, तो उन बच्चों पर भी हम लोग जो भी हो सकता है, जो हम लोग कर सकते हैं बच्चों के इंटरेस्ट में, वो करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना ये चाहता हूँ, न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके गार्जियन को कि झूठे लोग है ना, या किसी झांसा में नहीं पड़े। वो विश्वविद्यालय के अधिकारी होते हैं, जैसे डायरेक्ट कंट्रोलर से मिले, या डायरेक्ट जो है वो प्रॉक्टर से मिले, या डायरेक्ट जो है वो रजिस्ट्रार से मिले, है ना, या मुझसे मिले कुलपति से। ये लोग मिलते नहीं हैं। ये लोग सीढ़ी में, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर ये लोग बातें करते हैं और इसी में लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो रिपोर्ट है इनका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का, और जो मैंने दिखवाया है जांच करा के, वो अंदर का चीज़ नहीं है। ये सारे जो खेल हो रहे हैं या जो सारी चीज़ें हो रही है, बाहर का और अंदर का ये मिली भगत, और इसमें छात्रों का चाहे इनोसेंट कहिए या जिस कारण से वो लोग छात्र इसके आ रहे हैं और वो सारा कार्य।
देश भर में बकरीद का त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर मुस्लिम इलाकों में चहल पहल बढ़ गई है। भागलपुर का बकरा बाजार भी गुलजार है। पिछले एक सप्ताह से तातारपुर चौक पर बकरा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा बकरीद को लेकर जिले के मस्जिद, ईदगाह और खानकाह में नमाज अदा करने की तैयारी जोरों पर की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर में ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज करणगढ़ सीटीएस मैदान में सुबह 7 बजे, हबीबपुर हबीबिया मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, बरहपुरा ईदगाह में सुबह 8:30 बजे, बीकनपुर जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, हबीबपुर जामा मस्जिद में सुबह 7 बजे, शाहजहानी मस्जिद मौलाना चक में 10:30 बजे, शाहजंगी ईदगाह में सुबह 10 बजे, शाही मस्जिद जब्बार चक में सुबह 7:30 बजे, तातारपुर जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, भीकनपुर मदीना मस्जिद में सुबह 7 बजे, खलीफाबाद शाही मस्जिद में सुबह 8 बजे, किला घाट सराय ईदगाह में सुबह 6:30 बजे, चमेली चक जामा मस्जिद में सुबह 8 बजे, गौसिया मस्जिद हुसैनपुर में सुबह 7 बजे एवं बड़ी मस्जिद लोधीपुर में सुबह 7 बजे अदा की जाएगी। पीएमसीएच में नाबालिग रेप पीड़िता की मौत के बाद बिहार में कई जगह आंदोलन हो रहा है। वहीं इस मामले ने प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। अब जन स्वराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसको लेकर भागलपुर जिला में आंदोलन की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। जन स्वराज पार्टी के जिला सचिव सह युवा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य सरदार हर्षप्रीत सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता ने बिहार की कानून व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि जन स्वराज के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर ने कहा कि पीएमसीएच के बाद बीते दिन पुलिस जिला नवगछिया में एक कॉलेज की छात्रा के साथ हुई घटना शर्मसार करने वाली है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। बिहार में अब कहते हैं लोग कि जंगल राज लालू जी को बदनाम कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी के सुशासन सरकार में ये इस तरह की घटना बहुत ही दर्दनाक है और इसकी जिम्मेदारी जो है माननीय केंद्र मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लेनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो रही है, पीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मौतें पे मौतें हो रही है। आप मुजफ्फरपुर की घटना को तो छोड़िए, अभी भागलपुर की एक घटना आपको हम बताते हैं। उस सेम यही घटना एक नाबालिग लड़की का के साथ दुष्कर्म होकर उसको खेत में फेंक दिया गया, उसकी लाश बरामद हुई। 3 दिन तक वो थाना में घूमते रहे उसके परिजन की हमारे एफआईआर लिख लीजिए, लेकिन व्यवस्था इतनी बिहार की चरमरा गई है कि इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये घटना जो है बिहार सरकार को शर्मसार करती है। ये जो घटना है निर्भया कांड की पुनरावृत्ति है। ये निर्भया कांड से भी बड़ा घटना है। तो कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह ध्वस्त है बिहार में, और जितना भी इसकी निंदा की जाए कम है। और कहीं न कहीं राज्य सरकार की जो अफसरशाही है ये इसको दर्शाता है कि इन्होंने अपराधियों को कितना छूट दिया हुआ है। अभी आप देखिए मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई, अभी हमारे भागलपुर के रंगरा नौगछिया में एक रंगरा है, रंगरा की भी एक घटना हुई है जहाँ पे पीड़िता को कई जगहों पर काट दिया गया है और पीएमसीएच में उनको बेड तक नहीं मिलता है, और बेड नहीं मिलने के कारण उनकी मान लीजिए कि निर्मम हत्या हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार सरकार की, वैसे तो बिहार सरकार सभी पैमाने पर फेल है, लेकिन चूँकि अभी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, मीडिया के सामने आ जाती हैं, लोगों के सामने आ जाती हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से चरमराई हुई है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आए दिन पेंशनर अपनी समस्या को लेकर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जिसको लेकर आज टीएमयू पेंशनर संघर्ष मंच के पदाधिकारियों ने भागलपुर आकाशवाणी मार्ग स्थित एक स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पेंशनर संघर्ष मंच के सह संयोजक अमरेंद्र झा ने कहा कि कुलपति द्वारा विधान पार्षद की उपस्थिति में 2.5 घंटे तक पेंशनर प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरांत सभी मांगों को तत्काल पूरा करने का बयान दिया गया, लेकिन उनमें से एक का भी अनुपालन नहीं किया गया। जबकि संघ के पवन कुमार सिंह ने बताया कि पेंशनरों के साफ सुथरी मांगों पर सहमति एवं समझौते के बावजूद एक भी मामले पर
अब तक कार्यवाही नहीं की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुलपति जवाहरलाल करवाने को विवश कर दी है। इधर देखिए, 7 मई को विधान पार्षद और इस विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य माननीय संजीव कुमार सिंह की मध्यस्थता पर जब हम लोग कुलपति कक्ष के समक्ष धरना पर बैठे, सैकड़ों की संख्या में पेंशनर थे, तो वो एमएलसी सर के विशेष मध्यस्थता पर पहल पर वो आए। 2.5 घंटा बैठक हुई, वार्ता हुई और 7 बिंदुओं पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज 1 महीने बीत गए, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महामहिम कुलाधिपति को त्राहिमाम संदेश भेजेंगे कि ये कुलपति 23 अगस्त को 2022 में यहाँ आए और हमारा ये पेंशनर संघर्ष मंच 21 अक्टूबर 2022 को स्थापित हुआ। यानी कुलपति के आगमन और इस मंच के स्थापन में 2 महीने के अंतर है। तब से इनसे प्रयास करते 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 2.5 वर्ष के बाद हमें जब उनके कक्ष के समक्ष धरना पर बैठे तो मिलने का अवसर मिला। 7 बिंदुओं पे समझौता हुआ और एक भी बिंदुओं का इन्होंने कार्यान्वयन नहीं किया। अब हम लोगों ने ठाना है कि ये कुलपति 7 बिंदुओं पर जो समझौते के उसे तत्काल अनुपालन करे और नहीं तो महामहिम कुलाधिपति ने वापस बुलाए। इस मुहिम का आगाज करने के लिए हम कुलपति को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेशा देना चाहते हैं कि आप अधिकतम 11 तारीख तक हमारे 7 मांगों पर, जिस पर आपने तत्काल कार्रवाई का सार्वजनिक बयान दिया, सारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात गूंजती रही और आप हमें अब विश्वविद्यालय प्रवेश करते हैं, कोई पहचानता नहीं, कहता है कैसा समझौता, किससे समझौता। तो कुलपति जी बताए कि क्या आपने हमसे जो समझौता की है उसे अनुपालन करने के लिए कार्यालय को बनाकर रखा है? तो फिर ये दोहरी नीति और दोहरी मापदंड क्यों? सीधे सीधे बताए कि आप अनुपालन करेंगे अथवा नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे तो आपको कक्ष में बैठने नहीं देंगे और यहीं से पटना बैनर भिजवाएंगे। यही त्राहिमाम संदेश जाएगा महामहिम कुलाधिपति को। अब जिन बिंदुओं पर इन्होंने कहा कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, 2016 से 2019 के बीच जो लोग रिटायर हुए शिक्षक या शिक्षकेतर, उनका 7वें वेतनमान का वेतनांतर की राशि यहाँ रखी हुई है, वो भुगतान नहीं किया। 370.85 करोड़ पेंशन और ग्रेच्युटी का अनुदान पड़ा हुआ है, उसका फिक्स डिपॉजिट कर लिए, कहे उसका भुगतान कर देंगे, वो नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षक पेंशनर शिक्षकेतर कर्मी दिवंगत हो गए, उसके आश्रित विधवा को ये मार्च से उन्हें देना था, उसकी कोई सूचना नहीं दी है। पेंशनरों के लिए कक्ष बनाने की बात थी, वो नहीं हो रहा। ये सब छोड़िए, वो हमसे बात तक नहीं करना चाहते। उनके 3 साल के कार्यकाल के मात्र 2.5 महीने बचे हैं। कोई खुशनसीब ऐसा पेंशनर नहीं है जिसे पूरा भुगतान हुआ है। हम ये सवाल करते हैं ताकि कुलपति ने इस 3 साल के कार्यकाल में किसका हित किया? शिक्षक। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे सर? इसके कारण बहुत साफ है। कुलपति के पद पे यहाँ आके वो कुलपति नहीं है, वो व्यापारी हैं। वो व्यापारीकरण कर रहे हैं। जिस संचिका में जितनी अधिक राशि, उसका उतना अधिक व्यापार हो रहा है। ये हवाओं में बात है, ये चौक चौराहे पे बातें चलती है, ये विश्वविद्यालय के परिसर में बात चलती है, ये शहरों में जब सुबह टहलने निकलते हैं ये सीनियर सिटीजन पेंशनर लोग, तो वहां भी गुनगुनाते हैं कि भाई मेरा फाइल पड़ा हुआ है, 4 महीने से पड़ा हुआ है, नहीं आता है। सबसे विचित्र बात है, सबसे अधिक संचिका रुक रही है लीव इनकैशमेंट का। आखिर ये समझ में नहीं आती है, किसी को 300 दिन का लीव है, 50 दिन आप काट सकते हैं, जो है उतना दे दीजिए। 6 महीने के बाद लौटाते हैं डिस्कस। ये कुलपति के कार्यालय में डिस्कस का कौन सा व्यवहार है जो लग करके चला आता है? तो कुलपति को आगाह करते हैं, बचे हुए 75 दिन में समर्पित कीजिए उसको पेंशनरों के लिए, और नहीं तो आपके लिए विश्वविद्यालय का वो कक्ष शायद अब आपके लिए नहीं है। महामहिम कुलाधिपति और राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं कि अविलंब ऐसे कुलपति को जिन्होंने पेंशनर का नहीं सुना, सुनने में आ रहा है कि छात्रों का मार्कशीट बिक रहा है, ये समाचार पत्र बताता है, तो मार्कशीट बीतेगा, माइग्रेशन बीतेगा,
ये सब बिकेगा और पेंशनों को कमीशन दे करके पेंशन लेना पड़ेगा, एरियर लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुलपति वापस जाओ। इसी स्लोगन के साथ पेंशन संघर्ष मंच बैठेगा और 12 तारीख से हमारा, अगर ये कुलपति 11 तक नहीं किए, हम वहाँ बिल्कुल कुलपति को किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश पर हर संभव हम लोग प्रतिरोध करेंगे कि हमारी जो हमारे समझौते हो गए उसे आप अनुपालन कीजिए और तत्काल हमें उसका लाभ दीजिए। धन्यवाद। मैं पेंशन संघर्ष मंच का सह संयोजक अमरेंद्र झा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। हाजीपुर के बलिगांव थाना क्षेत्र के हसनपुर दसकुरबा गांव में प्रेम प्रसंग में घर से भागकर कोर्ट में शादी रचाकर घर लौटे प्रेमी जोड़े की घर वालों ने गुरुवार को जमकर पिटाई कर दी। घर में घुसने से मना करने का विरोध करने पर उसके माता पिता एवं भाई ने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए पातेपुर पीएचसी में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मामले में प्रेमी जोड़े ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए घर में अधिकार दिलाने की मांग की है। हम लोग आए थे 3 साल बाद, मेरी शादी हो गया। 3-4 साल बाद आए थे। कहाँ आए थे आप? ससुराल आए थे। कहाँ रहते थे? पहले हम गुजरात रहते। गुजरात। शादी कैसे हुई? लव मैरिज के अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई। लव मैरिज। कोर्ट मैरिज। कहाँ किए थे? धनबाद में। अच्छा, गार्जियन को यहाँ पता नहीं था? नहीं, मेरा सास ससुर को मतलब बोल के सब कुछ बता के बोल के उसके बाद हम लोग गए थे शादी करने। तो मैं इनके अब्बा है ना, वो बोले ठीक है मैं करा दूंगा। क्या नाम है इनके अब्बा का? इनके अब्बा का मोहम्मद ईद। कहाँ घर हुआ? बलिगांव। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद 3 साल हो गया। और आपका भी घर कहाँ हुआ? हमारा घर मिले सिमरवाड़ा। बताइए ना। सिमरवाड़ा। हाँ, फिर क्या बोले? बोलेगा ठीक है हम तुमको शादी कोर्ट मैरिज कर लें, तो बोले हम तुमको नहीं रखें। अच्छा, कोर्ट मैरिज किए हुए हैं? हाँ, कोर्ट मैरिज। तो उस कोर्ट मैरिज कहाँ किए थे? यहीं क्या वहीं? धनबाद में। धनबाद में। कब आए यहाँ पर? यहाँ पे आ जाए। कितना बजे? आज वही 10-11 बजे वहाँ पे हम लोग गए थे कि सहूलियत से बैठ के बातचीत कर लेंगे। घर में रहेंगे? हाँ, ऐसा इसके लिए। हाँ। तो क्या बोला वहाँ का? वहाँ पे गए, बस मारना चाहते। कौन मारा? मेरा सास,
नाम बताइए। सास मोहम्मद शमसा खातून, मेरे ससुर का नाम मोहम्मद ईद मोहम्मद है, मेरे देवर का नाम शहनवाज, एक का नाम मोहम्मद शहनवाज है और दूसरे का नाम मोहम्मद मकसूद। सब मिल के मारा। सब मिल के मारा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूथ सवात चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम में बिहार की बेटी स्वीटी कुमारी का चयन राष्ट्रीय स्वात संघ के द्वारा किया गया। आज राज्य स्वात संघ बिहार के सचिव सिहान राहुल श्रीवास्तव के द्वारा स्वीटी को इंडियन टीम का सिलेक्शन लेटर देकर टिकट भी कंफर्म कर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वीटी का चयन पूर्व के उपलब्धि के आधार पर किया गया है। उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में 23 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूथ सवात चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम में बिहार की बेटी स्वीटी कुमारी का चयन किया गया है। इसका चयन जो है इनके मेरिट लिस्ट जो बना है, साउथ एशियन सवात चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाया था। वहीं एशियन सवात चैंपियनशिप 2024 इंडोनेशिया में भी भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया था। इस आधार पर स्वीटी का चयन किया गया है।